बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंग्लिश टेस्ट एडिशन ग्रेड 8 यूनिट 5 फिक्शन एंड पोइट्री। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू नो, जो पॉइंट्स आपको जानने हैं, पहचानने हैं। शॉर्ट स्टोरी इज़ अ नरेटिव। शॉर्ट स्टोरी ये नरेटिव है, बयानिया है, किस्सा बयान करना है। ऑफ अ रियल हकीकी और इमेजनरी इवेंट्स या ख़याली वाक़यात का दास्तान। एंड कैरेक्टर्स और किरदारें दैट कन्वेज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैसेज ऑफ द स्टोरी। और इसमें किरदारें होते हैं जो मुंतकिल करते हैं वाज़ेह, एक्सप्लिसिट वाज़ेह, और इम्प्लिसिट या मुज़मिर पोशीदा छुपा हुआ मैसेज, पैगाम ऑफ द स्टोरी कहानी का। एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, कहानी में कितनी अनासिर होते हैं। कहानी में प्लॉट होता है, कैरेक्टर, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट और थीम। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स दी गई है: प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट, थीम। प्लॉट क्या है? प्लॉट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लॉजिकली अरेंज। प्लॉट ये एक सीरीज़ होता है, एक सिलसिला होता है इवेंट्स, वाक़यात का, लॉजिकली अरेंज, जो तरतीब दिया गया हो, जिसको मुनज़्ज़म किया गया हो लॉजिक के साथ। प्लॉट हैज़ अ बिगिनिंग। प्लॉट में बिगिनिंग भी होता है, इब्तिदा, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या है? पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन को क्लाइमैक्स कहते हैं। एंड रिजोल्यूशन, और आखिर में रिजोल्यूशन भी होता है। थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और बिलीफ इन अ स्टोरी। थीम ये सेंट्रल आइडिया है, मरकज़ी ख्याल होता है या बिलीफ होता है इन अ स्टोरी, एक कहानी में। इट इज़ द मैसेज, ये पैगाम होता है, कन्वेड फ्राम द राइटर टू द रीडर, जो राइटर लिखने वाला पढ़ने वाले को मुंतकिल करता है। कैरेक्टर्स और द पीपल, किरदार ये लोग होते हैं, एनिमल्स जानवर, एंड अदर फिगर्स और दूसरी शख्सियात होते हैं, हु अपीयर इन द स्टोरी, जो कहानी में नमूदार होते हैं, वो किरदारी होते हैं। सिटिंग एज अ टाइम, सिटिंग ये वक्त होता है, प्लेस जगह, एंड एनवायरनमेंट या माहौल। इन विच द कैरेक्टर, जिसमें किरदारी, एंड द इवेंट्स और वाक़यात ऑफ द स्टोरी आर बेस्ड, कहानी के बने होते हैं, तो उसको सेटिंग, सिटिंग टाइम, प्लेस और एनवायरनमेंट को कहते हैं। स्टोरी जनरस, स्टोरी के अनवा अक़साम क्या है? फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ। फेरी टेल्स परियों की कहानी को कहते हैं। मिस्ट्री, इसरार को कहते हैं, इसरार, राज। फेबल, अफसाना, दास्तान। फैंटेसी, तसव्वुर, अ टाइप ऑफ स्टोरी सेट इन इमेजिनरी वर्ल्ड को फैंटेसी कहते हैं। फेरी टेल्स की फर्दर अक़साम हैं, इसमें मैजिक वाली कहानियाँ होती हैं, एन्चेंटमेंट्स, मिथिकल या फैंसीफुल बीइंग्स, और इसमें वंडर टेल्स भी होते हैं। Vocabulary, find out the meaning of the words in the box using a dictionary. Use the words to complete the given sentences below. Distraught, परेशान को कहते हैं, distraught, परेशान। A farmer was looking for a water source for his farm when he bought a well from his cunning neighbor. Cunning, चालाक। Emperor, शहंशाह, the emperor called on Birbal, one of his 9 and wisest courtiers. courtier, दरबारी, दरबारी को कहते हैं। Realizing that his scheme मंसूबे को, तजवीज़, चाल को कहते हैं। Scheme had failed. Guess who, find out who said the following statements. I sold you the well, not the water. तो ये जुमला नेबर ने बोला था। Why don't you let the farmer take water from the well? ये बिरबल का कौल है। You did sell the well to the farmer, ये भी बिरबल का है। I did sell the well to the farmer but not the water within it, ये नेबर का है। He has no right to draw water from the well, ये भी नेबर का है।
Look, since you sold the well, you have no right to keep the water in the farmer's well. ये बेरबल का है. Either you pay rent to the farmer or take it out immediately. ये बेरबल की कहानी है. ये बेरबल का कौल है, कहानी नहीं है. यूज़ ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर ग्रामर के लिए इस्तेमाल हुआ. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. Voice refers to the form of a verb that indicates when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action. Voice क्या है? Voice ये इशारा करता है, हवाला देता है. verb की हालत है. that indicates जो ज़ाहिर करता है. when a grammatical subject performs जब एक grammatical फ़ाइल परफॉर्म्स अदा करता है दी एक्शन काम, और इज़ द रिसीवर या हासिल करता है ऑफ द एक्शन फ़िल को, यानी इस पर काम किया जाता है. व्हेन अ सेंटेंस इज़ रिटन इन द एक्टिव वॉइस जब एक जुमला एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ होता है. द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन तो इसमें सब्जेक्ट फ़ाइल काम करता है. एक्टिव वॉइस जुमले में फ़ाइल काम करता है. व्हेन द सेंटेंस इज़ रिटन इन द पैसिव वॉइस जब जुमला पैसिव वॉइस में लिखा होता है. द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन तो फ़ाइल काम वसूल करता है, यानी इस पर काम हुआ होता है. एग्जाम्पल है द एम्परर कॉल्ड बिरबल. एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर शहंशाह ने काम किया है. द एम्परर कॉल्ड बिरबल. एम्परर ने क्या काम किया है? बिरबल को बुलाया है. यहाँ पर द एम्परर शहंशाह, द एम्परर ये परफॉर्म द एक्शन काम करता है. बिरबल वॉज कॉल्ड बाय द एम्परर तो ये पैसिव वॉइस है. यहाँ पर बिरबल वॉज कॉल्ड बाय द एम्परर, बिरबल वॉज कॉल्ड तो यहाँ पर सब्जेक्ट एम्परर काम रिसीव करता है. द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन. बिरबल वॉज कॉल्ड बाय होम? द एम्परर. समटाइम्स द डूअर ऑफ द एक्शन इज omitted इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. बाज़ औक़ात काम करने वाला द डूअर ऑफ द एक्शन काम करने वाला इज omitted हज़फ किया जाता है. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस मिसाल है बिरबल वॉज कॉल्ड, बिरबल को बुलाया गया था. फ़ाइल मालूम नहीं है कि किसने बुलाया था. Rewrite the following sentences into passive voice. The farmer asked the neighbor and walked away. तो ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको हम इसमें सिर्फ वाज लगाएंगे. The neighbor was asked by the farmer and walked away. He explained the situation to the emperor. The situation was explained to the emperor by him. Birbal proceeded to question the neighbor. The neighbor was questioned by Birbal. The neighbor sold the well to the farmer. The well was sold to the farmer by the neighbor. The farmer took water from the well. Water was taken. Water was taken. Third form आएगा. Was participle. From the well by the farmer. Decide whether the following sentences are written in the active or passive voice. Then write the doer of the action on the line to the left. If the doer is unknown, write a question mark. The farmer feeds his dog. ये active voice है. The farmer feeds his dog. Doer of action so कौन है? The farmer. The doer of action is the farmer. The window was broken. ये passive voice है. Window खिड़की टूट चुकी थी. Was broken. The window was broken. खिड़की टूटी हुई थी. तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है. डूअर ऑफ एक्शन मालूम नहीं है तो यहाँ पर हमने सवाल निशान लगाया. द लेटर वॉज रिटन बाय द एम्परर. पैसिव वॉइस है. डूअर ऑफ एक्शन कौन है? द एम्परर है. द फार्मर वॉज चीटेड बाय द नेबर. पैसिव वॉइस है. द फार्मर वॉज चीटेड बाय होम? द नेबर. डूअर ऑफ एक्शन द नेबर है, पड़ोसी. द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व. मसले को हल किया गया था. पैसिव वॉइस है.
डूअर ऑफ एक्शन मालूम नहीं है कि प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हमने सवालिया निशान लगाया। द मैन रिस्क हिज लाइफ एक्टिव वॉइस है, अपनी ज़िंदगी को किसने ख़तरे में डाली, द मैन ने। तो द डूअर ऑफ एक्शन काम करने वाला द मैन है। द विल वॉज टेकन बाय द फार्मर, यहाँ पर द विल वॉज टेकन बाय होम, द फार्मर पैसिव वॉइस है और डूअर ऑफ एक्शन मालूम है फार्मर है। Read the sentences and cross out the phrase if it does not add important information. Read the sentences, जुमले पढ़ो and cross out the phrase, और वो फ़िक्रा क्रॉस आउट करो जिस जो मज़ीद अहम मालूमात इजाफ़ा नहीं करते। इंग्लिश स्पोकन इन पाकिस्तान बाई पाकिस्तानीज़, तो यहाँ पर बाई पाकिस्तानीज़ ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इसको हम हटा देंगे। बाई पाकिस्तानीज़ ये अहम नहीं है। इंग्लिश स्पोकन इन पाकिस्तान ये अहम है। दिस हाउस वाज बिल्ड बाय माय फादर ये अहम है, तो इसको हम नहीं काटेंगे। दिस हाउस वाज बिल्ड बाय होम बाय माय फादर। क्रिकेट इज़ अ गेम दैट इज़ प्लेड बाय टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स। बाय टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ये हमें मालूम है, ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं करती, उसको हम हटा देते हैं। क्रिकेट इज़ अ गेम दैट इज़ प्लेड, यहाँ तक काफ़ी है, या यहाँ तक भी काफ़ी होता है। क्रिकेट इज़ अ गेम यहाँ तक भी काफ़ी है। दिस कार इजेंट बीइंग यूज्ड बाय एनी वन, दिस कार इजेंट बीइंग यूज्ड, तो यहाँ तक काफ़ी है। बाय एनी वन को हम क्रॉस कर दें। दिस मोबाइल वाज मेड इन चाइना बाय चाइनीज़ वर्कर ये हम नहीं है। द विंडो वाज ब्रोकन बाय टोनी, द विंडो वाज ब्रोकन बाय होम टोनी, तो यहाँ पर टोनी अहम है, तो यहाँ हम नहीं हटाएंगे। A new school is being built by builders, हमने यहाँ हटा देते हैं। Gold is found in Nigeria by people हमने gold is found in Nigeria, यहाँ तक काफ़ी है। A lot of oil is used by rich western countries, यहाँ पर ये अहम है। A lot of oil is used by whom, rich western countries, यहाँ पर एक नाम है, तो नाम जो ख़ास नाम है, तो इसको हम नहीं हटाते। Stamps are sold in the post office by वर्कर अहम नहीं है, by workers हटा देते हैं। टेक्स्ट टू है द हैप्पी प्रिंस, ये शॉर्ट स्टोरी है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। ये BS इंग्लिश में भी था, हमने पढ़ा था ये शॉर्ट स्टोरी। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड कौन है। अबाउट दी ऑथर, मुसन्निफ के बारे में। ऑस्कर वाइल्ड 1854 में पैदा हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड कब पैदा हुआ था? 1854 में पैदा हुआ था, 1900 में वफात हुआ था। वाज एन आयरिश पोइट, आयरिश शायर था, एंड ड्रामाटिस्ट था, ड्रामाटिस्ट। He graduated from Oxford University and was well known for his novel The Picture of Dorian Gray. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है अपने नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ऑस्कर वाइल्ड की नावल है, सबसे ज़्यादा मशहूर द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ऑस्कर वाइल्ड द हैप्पी प्रिंस, और हैप्पी प्रिंस जो इसने लिखा है, थ्रोज लाइट, ये रोशनी डालती है ऑन अ सोसाइटी, एक मुआशरे पर फुल ऑफ इनजस्टिस इनइक्वलिटी, इनजस्टिस नाइंसाफ़ी और इनइक्वलिटी गैर मसावात से भरपूर मुआशरे की तरफ रोशनी डालती है। A motive language is language that is chosen to communicate feelings or emotions in a reader or listener. Emotive language जज्बाती ज़ुबान, इस लैंग्वेज ज़ुबान है that is chosen जो मुंतखब की जाती है, टू कम्युनिकेट फीलिंग्स एहसासात को पहुंचाने के लिए, और इमोशन या जज्बात इन अ रीडर पढ़ने वाले या लिसनर सुनने वाले को। दीज इमोशंस ये जज्बात कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इम्प्लिसिट मीनिंग्स क्या है? इम्प्लिसिट मुज़मिर पोशीदा को कहते हैं जो हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते एक टेक्स्ट से, और डिटेल्स या मालूमात डिस्क्राइब बयान करते हैं समथिंग कोई चीज़ दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिटन और एक्सप्रेस, जो बराह रास्त लिखी नहीं गई हो या जाहिर नहीं की गई हो, तो इसको इम्प्लिसिट मीनिंग कहते हैं। एक्सप्लिसिट मीनिंग्स क्या है? वाज़ेह डिटेल्स या माना क्या है, और एक्सप्रेस ये जाहिर की जाती है डायरेक्टली बराह रास्त। समथिंग दैट इज़ डिस्क्राइब, कोई चीज़ जो बयान की जाती है एज एक्सप्लिसिट वाज़ेह। डज नॉट लीव एनीथिंग टू इंटरप्रिटेशन,
तशरीह के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर एक्सप्लिसिट मीनिंग्स या डिटेल्स में। The text contains a number of sentences that has an effect on the characters of the story. Complete the table by writing the effect of each of the given statements on the characters mentioned in them. Cause है the swallow drops the sapphire into the girl's hand. तो इस वजह से क्या इफेक्ट होता है? The girl is no longer in need and the happy prince becomes blind. The happy prince was then completely blind. तो ये cause है, इफेक्ट आता है। The happy prince can no longer see the sufferings in the city, relying entirely on the swallow. Cause है the swallow told the happy prince that it saw many unhappy and unfed people. तो इफेक्ट है, इसका असर क्या होगा? The happy prince feels sorrow and compassion, urging the swallow to help more people. Cause है the mayor did not find the statue beautiful anymore. The mayor decides to remove the statue. ये इफेक्ट है। यूज ऑफ लैंग्वेज ग्रामर में है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। Certain adjectives compare two or more nouns or pronouns. The comparative form of an adjective compares two things or people. कंपेरेटिव हालत एडजेक्टिव की ये क्या करता है? कंपेयर्स, मुआजिना करता है। टू थिंग्स, दो चीज़ों का या दो लोगों का, और पीपल लोगों का। इट इज़ यूजुअली फाउंड बाय एडिंग ई आर टू एन एडजेक्टिव। ये आमतौर पर बनाई जाती है ई आर को लगाने से, एडजेक्टिव के आखिर में ई आर लगाने से। दैट हैज़ ओनली वन सिलेबल, जिसमें एक सिलेबल होता है, लेकिन एक सिलेबल ये ज़रूरी नहीं है, दो सिलेबल भी हो सकते हैं। इफ़ एन एडजेक्टिव हैज़ मोर देन वन सिलेबल, अगर एक एडजेक्टिव में एक से ज़्यादा सिलेबल हो, द कंपेरेटिव इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग द वर्ड मोर बिफोर द एडजेक्टिव। तो वहाँ पर हम कंपेरेटिव मोर से बनाएंगे, किस लफ्ज़ से? मोर से। एग्जाम्पल है, मिसाल, अली इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर ओल्ड वन सिलेबल है, ओल्ड, तो इसका कंपेरेटिव बनाने के लिए हम ई आर लगाएंगे, ओल्डर बनेगा। द लॉन्ग कोट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द शॉर्ट वन। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव, इसमें थ्री सिलेबल, एक्सपेंसिव थ्री सिलेबल्स है, तो यहाँ पर मोर आया है, मोर एक्सपेंसिव। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन टू पीपल और थिंग्स। सुपरलेटिव हालत में क्या किया जाता है? कंपेयर, ये मुआजिना का, मोर देन टू पीपल, दो से ज़्यादा लोगों का या चीज़ों का। इट इज़ यूजुअली फाउंड बाय एडिंग ई एस टी। ये आमतौर पर किस तरह बनाया जाता है? ई एस टी लगाने से। टू एन एडजेक्टिव दैट हैज़ ओनली वन सिलेबल, इस एडजेक्टिव के साथ जिसका एक सिलेबल होता है, लेकिन एक सिलेबल ज़रूर नहीं, दो सिलेबल भी हो सकते हैं, याद रखना। इफ़ द एडजेक्टिव हैज़ मोर देन वन सिलेबल, अगर सिलेबल ज़्यादा हो एक से, द सुपरलेटिव इज़ यूजुअली, तो सुपरलेटिव आमतौर पर फॉर्म बाय एडिंग मोस्ट, मोस्ट लगाने से बिफोर द एडजेक्टिव। तो इस तरह बनेगा, पीटर इज़ द ओल्डेस्ट। यहाँ पर ओल्ड क्या है? वन सिलेबल है, तो इसके साथ ई एस टी आया है। मोस्ट एक्सपेंसिव के साथ मोस्ट आया है, वहाँ पर कंपेरेटिव में मोर आया था और सुपरलेटिव में मोस्ट आता है, और सुपरलेटिव में ई एस टी। मज़ीद मिसालें हैं, अगली, अगलियर, अगलीस्ट। अगली के आखिर में वाई है, तो वाई को हम हटा देंगे, इसकी जगह आई लगाएंगे, ई आर और ई एस टी का इजाफा करेंगे। पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट। फॉर एडजेक्टिव दैट इन एंड वाई, चेंज वाई टू आई बिफोर एडिंग द सफिक्सेस। जो एडजेक्टिव वाई पर ख़त्म होता है, वाई को हम हटा देंगे, उसकी जगह आई लगाएंगे। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। वेंडी, वेंडियर, वेंडिएस्ट। Comparative and superlative adjectives can also be found by adding the words more comparative and more superlative before the adjective. ये तो किस्सा हो गया ख़त्म। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इजिप्ट इज़ मोर फेमस देन ग्रीस। यहाँ पर मोर आया है कंपेरेटिव के लिए। कंपेरिजन दो चीज़ों के दरमियान होता है, और सुपरलेटिव में कंपेरिजन दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होती है। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल
वन इन द सिटी, तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव डिग्री है। कंप्लीट द चार्ट बिलो विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी। tall, taller, tallest, happy, happier, happiest, dark, darker, darkest, admirable, more admirable, most admirable, cheerful, more cheerful, most cheerful, rosy, rosier, rosiest. Punctuation. Speech marks or inverted commas. स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास ये पंक्चुएशन मार्क्स है, यूज्ड इस्तेमाल की जाती है टू इंडिकेट द बिगिनिंग, इब्तिदा को जाहिर करने के लिए, एंड एंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच की अख्तिताम को, इब्तिदा और अख्तिताम को जाहिर करने के लिए स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल की जाती है डायरेक्ट स्पीच की बिगिनिंग और एंड को जाहिर करने के लिए। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कोटेशंस एंड टाइटल्स, ये कोटेशंस अक़वाल और टाइटल्स के लिए, अनवानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। डायरेक्ट स्पीच और द वर्ड्स, डायरेक्ट स्पीच ये अल्फाज होते हैं एक्चुअली स्पोकन बाय समवन, जो हकीकत में किसी ने बोले होते हैं, इंडिकेटेड बाय स्पीच मार्क्स, जिसको स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास से जाहिर किया गया। Punctuating statements and questions in direct speech. If a person has made a statement, अगर एक शख्स ने एक बयान दिया हो, then a comma comes before the speech marks and direct speech. तो फिर कामा वहाँ पर हम लगाएंगे स्पीच मार्क्स ख़त्म होने से पहले, स्पीच मार्क्स लगाने से पहले हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर कामा लगाएंगे अगर किसी ने बयान दिया हो। डियर स्वेलो कामा लगेगा, ये एक स्टेटमेंट है। फिर इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क्स में इसको बंद किया गया है। कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस सैडली। इफ अ पर्सन आस्क अ क्वेश्चन, अगर एक शख्स सवाल पूछता है, द क्वेश्चन मार्क कम्स बिफोर द स्पीच मार्क, तो वहाँ पर फिर हम कामा नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ पर हम स्पीच मार्क्स यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। वाई आर यू वीपिंग देन, तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव साइन लगाएं, फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद किया गया है। आस्क द स्वेलो। You can also write the speech at the end of a sentence. तुम जुमले के अख्तिताम में भी स्पीच लिख सकते हो यूजिंग अ कॉमा, कॉमा को इस्तेमाल करने से, बिफोर द स्पीच मार्क्स बिगिन, स्पीच मार्क्स शुरू होने से पहले। स्पीच की द चिल्ड्रन फेसेस ग्रो रोजियर, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया स्पीच से पहले। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, पर वी हैव ब्रेड नाउ ये एक्चुअली स्पोकन है। रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड ऐड इन्वर्टेड कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क्स टू योर रिक्वायर्ड। डियर लिटिल स्वेलो, इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया गया है, और डियर लिटिल स्वेलो, स्वेलो के बाद कामा भी लगेगा। सेड द प्रिंस, प्रिंस के बाद कामा लगेगा। फ्लाई ओवर माई सिटी, फ्लाई यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास शुरू होते हैं। एंड टेल मी व्हाट यू सी डियर, डियर यहाँ पर डियर के साथ फुल स्टॉप भी लगेगा, और आखिर में इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करेंगे। डियर प्रिंस, डियर प्रिंस, प्रिंस के बाद कामा लगेगा और इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया। सेड द स्वेलो, स्वेलो के बाद कामा लगेगा। फिर आई को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट, दैट यहाँ तक, दैट तक यहाँ पर कामा लगेगा दैट के बाद। फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करेंगे और एंड ही बिगेन टू वीप। लिटिल स्वेलो, लिटिल स्वेलो, स्वेलो के बाद कामा लगेगा और लिटिल स्वेलो को हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे, क्योंकि प्रिंस की बातें हैं, एक्चुअली स्पोकन है बाय द प्रिंस। सेड द प्रिंस, प्रिंस के बाद कामा लगेगा। फिर प्रिंस ने क्या कहा, डू एज आई कमांड यू, तो डू एज आई कमांड यू एक्चुअली स्पोकन है बाय द प्रिंस, तो इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, लॉन्गर के बाद कामा लगेगा और आई से लेकर लॉन्गर तक इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। सेड द स्वेलो, स्वेलो के बाद कामा लगेगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन,
देन के बाद इन्वर्टेड कॉमा दिया और बट शुरू होने से पहले। फर्स्ट पर्सन नरेटिव वर्ड्स अल्फाज सच एज आई, मी, माई लेट रीडर्स नो द स्टोरी फ्रॉम वन कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे अल्फाज जैसा कि आई, मी, वे, माई, ये रीडर को पढ़ने वाले को जानने देता है स्टोरी को, कहानी को कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टर किरदार के नुक्ता नज़र से। थर्ड पर्सन नरेटिव में ऐसे अल्फाज आएंगे ही, शी, हिम, हर, हिज, दे, देम, ये थर्ड पर्सन नरेटिव, थर्ड पर्सन कहानी में। दीज वर्ड्स शो द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये अल्फाज हमें ख्यालात, एहसासात शो करते हैं, दिखाते हैं मुख्तलिफ किरदारों के। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड डिवाइसेस है ऑल्सो, एज सून एज, बिकॉज, बट, फाइनली, वाइल, मीन वाइल, नेक्स्ट, सो, सून, देयरफॉर, व्हेन, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स डिवाइस है, याद करें। ऑल्सो, एज सून एज। आई विल टेल यू हाउ द सन रोज, ये नज़म लिखी है एमिली डिकिंसन ने। वोकैबुलरी है fill in the blanks with the appropriate word from the poem. The rise of the sun was breathtaking as it slowly rose. The bird known as bobolinks started singing as the sun appeared. The children climbed the stile to reach the other side. The poet was in a purple setting when she witnessed the sun setting. Comprehension checkpoint है, what is the poet describing in this poem? इस नज़म में शायर ने क्या डिस्क्राइब किया? द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूरज का तुलूना गुरूब होना, तुलूई आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब को बयान किया गया है इस नज़म में। अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ डज द सन राइज, नज़म के मुताबिक किस तरह सूरज तुलू होती है? ग्रेजुअली लाइक अ रेबन अनफोल्डिंग, ग्रेजुअली आहिस्ता, एक रेबन की तरह, एक रेबन अनफोल्ड होता है। What do the hills do when the sun rises? They unite their bonnets. Hills क्या करते हैं जब सनराइज होता है? They unite their bonnets. What does the poet say to herself when she sees the sunrise? That must have been the sun. ये बोलती है। यूज ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए मीटाफर इलस्ट्रेशन के बारे में, ये हमने कुछ सॉल्व किया है। आइडेंटिफाई मीटाफर्स इन द पोएम बाय फाइंडिंग सेंटेंसेस दैट कंपेयर टू थिंग्स, रीराइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। यहाँ पर मीटाफर है, आई विल टेल यू हाउ द सन रोज अ रेबन एट अ टाइम, तो यहाँ पर सन को रेबन के साथ डायरेक्ट कंपेयर किया गया, तो ये मीटाफर है। ये लाइन 1 और लाइन 2 है। लाइन 5 में है हेल्स यूनाइटेड दियर बॉनेट्स, तो यहाँ पर कंपेयर्स हेल टू पीपल रिमेन्स हु रिमूविंग दियर हेड्स, यहाँ पर हेल्स को कंपेयर किया गया है लोगों के साथ जो अपने हेड्स दूर करते हैं। और इलस्ट्रेशन है इसमें स्टीपल स्वैम लाइन 3 में है, इलस्ट्रेशन है, एस रिपीट हुआ है यहाँ पर। इलस्ट्रेशन और मीटाफर के बारे में हमने पहले भी तफसील के साथ पढ़ा था, यहाँ पर मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।